गुड मॉर्निंग। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा में आपका स्वागत है। सीसीए स्कूल के सभी एग्रीकल्चर के जो छात्र छात्रा हैं उनका मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ठीक है, हम यहाँ पर कक्षा 12 जो कृषि जीव विज्ञान है एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसका हमारा जो लेसन है फर्स्ट वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन फर्स्ट। ठीक है, और लेसन फर्स्ट हमारा है वो है पादप प्रजनन। क्या है? पादप प्रजनन। आप इसका सामान्य जीवन परिचय यानी जीव विज्ञान का जीवन परिचय मैंने कक्षा 12 का जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें लिख दिया था कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था। ठीक है, लेमार्क ने दिया था। ठीक है, बायोलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। जूलॉजी का जनक है वो कौन है? अरस्तु है। थियोफ्रास्ट। ठीक है, बोटनी का है। तो ऐसे हमारे पास वो बेसिक था, वो हमने पहले बता दिया था। हम हमारा यहाँ पर जो वीडियो पहला बनाएंगे वो रहेगा पादप प्रजनन। क्या रहेगा? पादप प्रजनन। इस पादप प्रजनन में हम यहाँ पर दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे इसका उद्देश्य, भाई हम पादप प्रजनन क्यों करते हैं, और दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें विधियाँ कौन कौन सी आती हैं। तो हमारा यहाँ पर जो पाठ का नाम रहेगा वो रहेगा पादप प्रजनन। उसमें कोष्ठक भी लिखेंगे उद्देश्य एवं विधियां। ठीक है, यह है हमारा। सभी विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि जो भी वीडियो बनाया जाता है उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो उसका समाधान आप लिखना। भाई क्या दिक्कत है, आपकी परेशानी, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले ही पढ़ेंगे कि पादप प्रजनन क्या होता है। क्या? पादप प्रजनन क्या होता है? पादप प्रजनन की बात है, मैं यहाँ बता दूँ आपको कि हमारे पास जो पसलू वाले पादप हैं, क्या है? पसलू वाले पादप हैं या फलों वाले पादप हैं, उन पादपों में क्या होता है, उनके जीन प्ररूप को बदला जाता है। क्या? जीन प्ररूप को बदलाते हैं। हमारे पास दो शब्द आएंगे, आप कक्षा 11 में थे तब उसमें आया था जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप। किसी जीव की जीन संरचना को देखकर जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीन प्ररूप। और लक्षणों को देखकर या बाह्य लक्षणों को देखकर अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? लक्षण प्ररूप। तो किसी जीव की या पादप की जीन संरचना में परिवर्तन करके उस जीव को मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। क्या? मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। तो उस तकनीकी को हम क्या बोलते हैं? पादप प्रजनन तकनीकी। पादप प्रजनन तकनीकी के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत एवं विधियाँ दी थी। मैं यहाँ पर निल्सन एहिल नाम का एक वैज्ञानिक है। क्या नाम है? निल्सन एहिल। उस निल्सन एहिल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? एकल पादप वर्ण विधि का उत्पादन किया था या निर्माण किया था या तैयार की थी। दूसरा हमारे पास है जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने शुद्ध वंश क्रम, हमारे पास एक विधि है पादप प्रजनन की जिसका नाम है शुद्ध वंश क्रम। इसके बारे में किसने बताया था? जॉनसन ने। ये 2019 का जो बायोलॉजी का पेपर लगा था एग्रीकल्चर का बोर्ड का, उसमें प्रश्न आया था कि शुद्ध वंश क्रम के बारे में किसने बताया था, तो उसका उत्तर था जॉनसन। ठीक है, ऐसे ही मेंडल था, उसने वंशांगति के बारे में बताया था। तो ये सारी विधियां मिलाकर हम क्या करते हैं? पादप प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि पादप प्रजनन क्या होता है। ठीक है, पादपों में अथवा फसलों में जीन प्रारूप को परिवर्तित करके प्रारूप को परिवर्तित करके
उनको मानव के लिए उपयोगी या लाभकारी बनाया जाता है। उपयोगी या लाभकारी बनाया जाता है तो उस विधि को उसे या उस विधि को पादप प्रजनन कहा जाता है। समझ गए? यानी हमारे पास कोई भी पादप है, ठीक है ना, मुख्यतः कौन सा है? पसली पादप। तो ये पसली पादप है, पसलों में उसकी क्या बदलते हैं? जीन संरचना को बदल देते हैं। और जीन संरचना को बदलने के या परिवर्तन करने से उनको फिर मानव के लिए क्या उपयोगी बनाया। यानी कोई हमारे पास पादप है, मान लिया हमारे पास क्या है, ये एक पादप है, ठीक है। इस पादप की हमने क्या कर दी? जीन संरचना बदल दी। और जीन संरचना बदलने के कारण ये मानव के लिए क्या हो गया? उपयोगी हो गया या लाभकारी हो गया। तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? पादप प्रजनन विधि कहा जाता है। क्या? पादप प्रजनन विधि कहा जाता है, ठीक है। इस पादप प्रजनन विधि के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने मत दिए। नीलसन, एहिल ने पहला है हमारे पास यहाँ पर, नीलसन एहिल। इस नीलसन एहिल ने सबसे पहले क्या किया था? एकल पादप वर्ण विधि का नाम दिया था। क्या दिया था? ने एकल या एक पादप वर्ण विधि का उपयोग किया या विधि का प्रतिपादन किया। ठीक है। किसने? नीलसन एहिल। जॉनसन, ये प्रश्न आया था परीक्षा में। शुद्ध वंशक्रम विधि के बारे में किसने बताया था? तो यहाँ लिख दो, जॉनसन ने शुद्ध वंशक्रम विधि के बारे में बताया। ठीक है। मेंडल था, आप जिसका नाम जानते हैं, उसने वंशांगति विधि के बारे में बताया था। किसने? वंशांगति विधि के बारे में। मेंडल ने वंशांगति विधि के बारे में बताया। ठीक है। ये हमारे पास सबके क्या थे? अलग अलग मत थे। ठीक है। अब यहाँ पर हमने परिभाषा बना दी इन वैज्ञानिक का। मेंडल के बारे में आप लोग जानते हैं, सबको पता है कि इन्होंने आनुवंशिकता के नियम की क्या की थी? खोज की थी। इसे मेंडल का जीवन परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हमारे मुख्य बात आती है कि हम ये पादप प्रजनन करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये पढ़ेंगे। क्या? कि हम किसी पादप के जीन संरचना में परिवर्तन करते हैं, तो जीन संरचना में परिवर्तन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या कारण है हमारा कि हम किसी पादप की जीन संरचना या उसके अन्य किसी जीनों में काट छांट करते हैं, उपयोगी बनाते हैं? तो उपयोगी बनाने के पीछे हमारे क्या क्या उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य? तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? उद्देश्य। ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन के उद्देश्य। आपने घर आया सुना होला थे कि बढ़िया कोई किस्म प्रजाति लिया बावांग जना बढ़िया सु बढ़िया काय वह नाज है उन्नत किस्म, ठीक है। या एटीएम के माइन बाजरू उगाया जाए तो अलग अलग बाजरा की किस्म ले लिया और उगाया जाए। इसका मतलब है हमारे पास कि उद्देश्य क्या है, उत्पादन बढ़ाना। क्या है, उत्पादन। तो हमारा इसका पहला उद्देश्य है अधिक उपज बढ़ाना। क्या है पहला उद्देश्य? नंबर 1 है अधिक उपज या उत्पादन को बढ़ाना। समझ गए? ये था पहले। सीधी सी बात यह है कि जब हम किसी अच्छी या उन्नत किस्म की बीज को लाकर उसकी बुआई करते हैं, ठीक है, और बुआई करते हैं तो उसका हम औसत अनुपात निकालते हैं, तो हमें क्या होता है कि सामान्य एक जो बाजरा या किसी भी पादप प्रजाति की किस्म है उसकी तुलना में क्या होता है, ज़्यादा हमें क्या होता है, उत्पादन या लाभ प्राप्त होता है। तो अधिक अनाज या अधिक कोई भी हमारे पास किस्म उगाते हैं उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पादप प्रजनन विधि से नई किस्में तैयार करनी पड़ती है। तो पहला उद्देश्य हमारे पास क्या है, अधिक उपज को बढ़ाना। ठीक है, तो आप लिखो पादप प्रजनन विधि से उन्नत किस्में तैयार की जाती हैं। उन्नत किस्में तैयार की जाती और उन्नत किस्में देसी किस्मों के तुलना में अधिक अधिक उपज उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी हमारे पास एक खेत में हम कोई देसी किस्म उगाते हैं, ठीक है, एक निश्चित भूमि के खंड में, और एक हम उसमें क्या उगाते हैं, उन्नत किस्म उगाते हैं। तो दोनों में क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। कौन सी में, उन्नत किस्म। कितना, तो अधिक, यानी लगभग 20 से 25% उपज में क्या हो जाती है, वृद्धि। उपज में वृद्धि होती है। ठीक है, आपने जी बाजरों से देसी बाजरू बावा, संकर बाजरू बावा, तो जानता है संकर बाजरा के बारे में उत्पादन कम हो, देसी संकर में उत्पादन ज़्यादा होगा और देसी में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हमें अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम उन्नत किस्में उगाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है कीट या रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में तैयार करना। क्या, कीट या रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो यहाँ लिखो
कीट अथवा रोग प्रतिरोधी किस्में तैयार करना, यह हमारा दूसरा उद्देश्य है। देखो, कीट और रोग प्रतिरोधक, यानी आपने फसल के मायने कोई भी कीट लग जाए तो उत्पादन में कहीं गिरावट आ जाती है, यानी उत्पादन फसलों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी आपने गाठों लाग जाए, कहबा को मतलब, यानी आपने खेत के माए कोई भी खेत में कोई रोग हो गया, जैसे माना सरसों है उसमें एफिड है, ठीक है, आपने जिन बारों से अड़ लाग हो, ठीक है, तेरी सरसों के खेत में एफिड लग जाता है तो पूरा का पूरा खेत ही क्या होता है, उत्पादन घटा देता है। ठीक है, यानी सरसों होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कीट से या फिर अन्य कोई रोग है, उस रोग से फसल को बचाने के लिए क्या करते हैं, उसके जीनों में हेर फेर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ऐसी किस्म तैयार कर देते हैं कि उसमें कोई कीट लगता ही नहीं है, या कोई कीट लग जाता है तो मर जाता है और उत्पादन क्या होता है, घटता नहीं है। जैसे बीटी कपास का हम यहाँ पर नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना, बीटी का हमारे पास एक कपास आएगी बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, क्या है, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, जो क्या होता है उसमें जो बॉलसम यानी एक वर्म होता है, बोलवर्म, कपास में कीड़ा लगता है, उस कीड़े से उस कपास की फसल की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, बैसिलस थ्यूरिजेंसिस से हमने क्या बनाई थी, बीटी कपास बनाई थी, उसमें वो कीड़ा नहीं लगता, उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कीट या रोग प्रतिरोधक किस्में तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखो, सामान्यतः फसलों में कीट एवं रोग उत्पन्न होने से उत्पादन घट जाता है, उत्पादन घट जाता है। इसलिए फसल को कीटों से एवं रोग से बचाने के लिए क्या करते हैं, उन्नत किस्में बचाने के लिए प्रजनन विधि द्वारा उन्नत किस्में तैयार की जाती है और उत्पादन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। देखो, हमसे पता है कीट या रोग प्रतिरोधक, यानी हमें फसलों को क्या करना है, कीटों से बचाना है, तो हमें ऐसी किस्म ही तैयार कर लेते हैं जिसके ऊपर कीट का कोई प्रकोप नहीं होता। तो यहाँ पर इसका उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो बीटी कपास, क्या उदाहरण लिख दो, जैसे बीटी कपास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होगी। ठीक है, खूब सारी आती हैं अलग अलग। तीसरी हमारे पास इसकी जो विधि है वो है उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, यानी हम लोग किस्में तो अच्छी बना लेंगे, ठीक है, उत्पादन भी बढ़ जाएगा, रोग भी नहीं लगेगा, लेकिन उस अनाज को खरीदने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, यानी अनाज में ऐसी गुणवत्ता होनी चाहिए कि उसका बाजार में मूल्य क्या हो, अधिक हो।
क्या हो, बाजार में मूल्य अधिक हो। और यदि बाजार में उसका मूल्य अधिक कब होगा, जब उस फसल के बीजों में या फलों में क्या होगी, गुणवत्ता होगी, तब बाजार में उसकी क्या रहेगी, कीमत रहेगी। तो हमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट है कि उत्पादों के गुणों में क्या होना चाहिए, सुधार। क्या होना चाहिए, उत्पादों के गुणों में सुधार। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है हमारा उत्पादों के गुणों में सुधार करना। ठीक है, उत्पादों में गुणों का सुधार करने का मतलब मैं यह बता दूं कि हमारे पास जैसे हम कोई दाल वाला पादप है, क्या है, दाल वाला पादप, तो उस दाल वाले पादप में क्या होना चाहिए, हमारे पास ऐसी किस्म तैयार करनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा क्या हो, अन्य दालों से ज़्यादा होगी। तो उस फसल को क्या, या उसके जो बीज होंगे उनको क्या, बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी और उत्पादन और आर्थिक लाभ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, जैसे हमारे पास कपास है, ठीक है, जानते हो रुई, तो कपास में क्या होता है, एक तो आती है छोटी रेशू वाली रुई आती है, एक लंबे रेशू वाली आती है। तो लंबे रेशू वाली यदि हम किस में तैयार करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और बाजार में कीमत क्या मिलेगी, अच्छी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, चावल के किस्म है गोल्डन राइस, क्या है, गोल्डन राइस, उसमें विटामिन ए की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसका बाजार में क्या होता है, यानी मूल्य ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसी किस्में तैयार करनी है जिसके गुणों में क्या हो, सुधार करना है, और जब गुणों में सुधार करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाभ बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लिखो उन्नत किस्मों में उत्पादन के साथ साथ क्या करना है, उनके गुणों में भी क्या करना है, सुधार, साथ साथ उनके उत्पादों में उत्पादों के गुणों में सुधार करते हैं, जिसके कारण बाजार में आर्थिक लाभ अधिक प्राप्त होता है। क्या होता है, यानी बाजार में हमें क्या होगा, आर्थिक लाभ अधिक प्राप्त होगा, यानी फसल को क्या हो जाएगा, महंगे भाव में बेचेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए उदाहरण पूछ दूं मैं कि भाई उत्पादन कैसे, तो जैसे यहां पर लिख दो लंबे रेशे वाली कपास, लंबे रेशे वाली कपास, ठीक है, गोल्डन राइस, इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन ए, किसकी मात्रा, विटामिन ए की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए बाजार में इसका मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। लंबे रेशे वाली कपास है, गोल्डन राइस चावल है, ये हमारे पास गुणों में क्या हो गया, सुधार हो गया। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था। अब हमारे पास इसका चौथा पॉइंट है किसी भी किस्म को हम खेत में उगाते हैं तो उस किस्म में क्या होनी चाहिए, दक्षता अधिक होनी चाहिए। किससे लड़ने के लिए, मृदा के प्रति भी होनी चाहिए, खाद होता है उसके प्रति भी होनी चाहिए, उर्वरक के प्रति भी होनी चाहिए। क्या, उर्वरक के प्रति भी होनी चाहिए।
तो हमारा जो चौथा पॉइंट है हमारे पास रहेगा अधिक दक्षता वाली किस्में तैयार करना। चौथा पॉइंट है हमारे पास अधिक दक्षता वाली किस्में तैयार करना। इसका मतलब है हमारे पास कि हमें ऐसी किस्म तैयार करनी है जो किसी स्थान की जलवायु है, वातावरण है, खाद है, उर्वरक है, पानी है, इसके प्रति क्या हो, अनुकूल हो। ऐसा नहीं हमने अच्छी किस्म बना दी लेकिन वो मृदा में सही उगी नहीं पा रही है, जल के प्रति अनुकूल ही नहीं है, खाद के प्रति अनुकूल नहीं है, तो ऐसी किस्म उगाकर क्या करेंगे। इसलिए हमें ऐसी किस्म उगानी है जो खाद उर्वरक को जल के प्रति या सिंचाई के भी क्या हो, अनुकूल हो। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसी किस्मों का निर्माण किया जाता है जो मृदा, खाद, उर्वरक एवं सिंचाई के प्रति अनुकूलन। ठीक है, समझ गए। यानी हमें ऐसी किस्में तैयार करते हैं पादप प्रजनन से जो हमारी मृदा के प्रति है, ठीक है, खाद के प्रति है, उर्वरक के प्रति है, इन सब के प्रति क्या हो, दक्षता हो, यानी इनकी सबके मान को क्या करने वाली हो, स्वीकार करने वाली हो। तो हमें ऐसी किस्मों का क्या करना है, चुनाव करना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। पांचवा हमारे पास जो पॉइंट है इसका वो है शीघ्र पकने वाली किस्में तैयार करना। कैसी, शीघ्र पकने वाली किस्में तैयार करना। सीधी सी बात है कि आपने कोई फसल चाहे भाई एक तो 2 महीना के मायने तैयार हो जाए और एक 4 महीना में तैयार हुए, जहाँ 2 महीना के मायने तैयार हो जाए भी कि देख रेख कम करनी पड़े, खाद वाद उसमें कम देना पड़े, पानी वानी चाहे भी के माए कम देना पड़ा अपन। ठीक है, तो हमें शीघ्र पकने वाली फसल तैयार करनी चाहिए किसमें, जिससे क्या होता है, खर्च कम होता है और आय क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पर लिखो प्रजनन विधि से शीघ्र पकने वाली किस्में तैयार करनी चाहिए। तैयार करनी चाहिए। जिसके कारण फसलों पर खर्च कम होता है और लाभ अधिक प्राप्त होता है। अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, यानी जल्दी
आजकल आपने बाजरा हो जी, मान लिख रहे हो 60 दिन में बाजरा तैयार, क्या है 60 दिन में बाजरा तैयार। तो एक तो आप 60 दिन के मायने बाजरो तैयार करा, 60 दिन को मतलब वो कितना महीना, 2 महीने हो गए, ठीक है। अरे आप एक देसी बाजरो बावा वो 120 दिन के मायने तैयार है, यानी 4 महीना के मायने। तो एक तो 4 महीना इन ज़्यादा पानी देना पड़े, इनमें 2 महीना देना पड़े, खाद बीज इके मायने ज़्यादा देना पड़े, 4 महीना इनमें कम, देख रेख क्या करनी पड़े इसमें 4 महीने तक करनी पड़े, इसमें क्या कम करनी पड़े। तो शीघ्र पकने वाली किस्में तैयार करने से क्या होता है, हमारे पास लाभ है, क्या है लाभ है, वो तो क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास खर्च होता है वो क्या हो जाता है कम। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, उन्नत किस्में तैयार करनी चाहिए, कौन सी, शीघ्र पकने वाली, ठीक है। आगे हमारे पास उदाहरण है समकाल पकना, क्या समकाल पकने वाले। तो यहाँ पर हमारे पास 6वां पॉइंट है, समकाल परिपक्वता। नाम से ही पता चल रहा है, यानी आपने एक की फसल तैयार करनी चाहिए जी के माए क्या हो जाए समकाल परिपक्वता, यानी एक निश्चित समय के माए चाहे अपनी फसला तैयार हो जाए। जी हाँ, मूंग चाहे अपने मूंग और मोट दोनों साथ बादी आपा, तो दोनों के मायने एक साथ पकवा की क्या आनी चाहिए, अवधि आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ को ना एक तो 3 महीना के मायने पकड़ी चाहिए, एक 2 महीना के मायने पकड़ी चाहिए, तो आपन क्या करना चाहिए समकाल परिपक्व होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर उन्नत किस्में एक साथ पकने वाली होनी चाहिए, जिससे दोनों फसलों को एक साथ आसानी से काटा जा सकता है। समझ गए, यानी आपा ने मूंग और मोट हमने खेत में उगा दिए, तो दोनों का क्या होना चाहिए परिपक्व काल एक समान कर देते हैं। इससे क्या होता है दोनों फसलों को साथ साथ काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या करना चाहिए समकाल परिपक्वता करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा इसके 12 पॉइंट है हमारे पास कुल, तो इनमें से 6 पॉइंट आज पढ़ लिए, बकाया 6 पॉइंट कल पढ़ेंगे हम। तो आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को अच्छी तरह देखना, कोई समस्या हुआ हमें तो आप मेरे को बताना कि सर हमें समस्या है, मैं समस्या का समाधान करूंगा। जो पहला लेसन पढ़ रहे हैं हम ये 8 नंबर का है, ध्यान रखना। कितने नंबर का है 8 नंबर का, ठीक है। आज के लिए ये जय हिंद।